हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। देखो, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं हमारी, उसके बारे में हमें मैक्सवेल ने बताया था। हालांकि एक्सपेरिमेंटली बाद में हर्ट्ज ने कंफर्म किया था कि हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरीके से ट्रांसफर होती हैं, पर उससे भी पहले मैक्सवेल बता चुके थे, प्रेडिक्ट कर चुके थे। अब क्या किया मैक्सवेल ने, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अच्छे से समझने के लिए, उसकी कैलकुलेशंस करने के लिए उन्होंने कुछ इक्वेशंस दी और उनको बोला गया मैक्सवेल इक्वेशंस। तो थोड़ा सा आइडिया हो गया हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग मैक्सवेल की दी हुई कुछ इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं जो कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी करने में हेल्प करेंगी। जैसे उनकी फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन से पहले एक पॉइंट लिखा है कि भाई मैक्सवेल फाउंड दैट ऑल द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैन बी फॉर्मुलेटेड इन टर्म ऑफ 4 फंडामेंटल इक्वेशंस कॉल्ड मैक्सवेल इक्वेशंस। ठीक है, यानी मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी, आप उनकी हेल्प से फॉर्मुलेटेड कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। तो अब बात आती है कि भाई वो 4 इक्वेशंस क्या थी। नंबर 1, आपने ये जो इक्वेशंस हैं वो ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, लेकिन जैसा बताया गया है कि मैक्सवेल ने इन चारों को एक जगह रखकर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टडी आसानी से की जा सके। ठीक है, तो जैसे आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी पहले, गॉस लॉ पढ़ा था, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जो गॉस लॉ पढ़ा था आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर, वही गॉस लॉ मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन में फिट होता है, या कह सकते हो उसी गॉस लॉ को मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन बोला गया है। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या था, सेम वही कॉन्सेप्ट मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन में। अगर गॉस लॉ आपको पता है तो समझ लो आपको मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन पता है। जैसे दिस लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एस is 1 upon epsilon naught times the total charge q enclosed by the surface s। यानी कह रहे हैं कि ये लॉ स्टेट करता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज्ड सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। क्लियर है? इसका फॉर्मूला निकल के आता था, वो निकल के आता था ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स या 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ क्यू। क्लियर है? तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ये आपने मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा था, और गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ही आपका मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो क्या था गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। यानी जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस वो क्या होगा, जीरो होगा। यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस, मैग्नेटिक फील्ड ओवर द सरफेस इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये आपकी मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन। आगे बात करते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन कहो या कहो फैराडेज लॉ। फैराडे का जो लॉ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, वही मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन बनी। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस लॉ टेल्स दैट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो फैराडे का लॉ था उसमें क्या बताया गया था कि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे, यानी वेरी करोगे, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, या फिर कहो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होता था। ये बात फैराडे लॉ में कही गई थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट अप इन अ क्लोज्ड सर्किट सी। यानी कि इस लॉ के हिसाब से किसी भी क्लोज्ड सर्किट सी के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, द इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट अप इन अ क्लोज्ड सर्किट सी is equal to the rate of change of magnetic flux linked with the closed circuit। यानी कोई एक क्लोज्ड सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट से लिंक एक मैग्नेटिक फ्लक्स है, जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा कम या ज्यादा,
तो उस मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स की चेंज करने की वजह से इस क्लोज्ड सर्किट में जो करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा या कहो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी, इसी को इस लॉ में बताया गया है। क्लियर है? क्लोज्ड सर्किट से अटैच्ड या कनेक्टेड, ठीक है, तो क्लोज्ड सर्किट से कनेक्टेड या फिर लिंक्ड जो भी मैग्नेटिक फील्ड अगर वो वेरी किया तो इस क्लोज्ड सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी और ईएमएफ इंड्यूस्ड होते ही करंट का फ्लो हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई यहां तक? तो यहां पर आपको मैक्सवेल का थर्ड लॉ भी क्लियर हो गया। वो थर्ड लॉ बोल रहा हूं, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन, जो कि किसकी फॉर्म में है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फॉर्म में है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़े। मॉडिफाइड एम्पियर लॉ, यानी अब आपको याद आ रहा होगा जब मैंने पिछली वाली वीडियो में डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ाया था, वहां हमने बोला था कि भैया एम्पियर लॉ तो इनकंसिस्टेंट है, यानी कि कंसिस्टेंट नहीं है, लॉजिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ को जब हमने किसी सिचुएशन में लगाया था तो वहां पे वो फिट नहीं हुआ था, यानी इनकंसिस्टेंट था, यानी कि गलत था, लॉजिकली इनकरेक्ट था। तो इन्होंने उस एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई कर दिया था। इन्होंने कहा देखो भाई गलत नहीं है लेकिन इसमें कुछ मिसिंग है, और वो मिसिंग क्या था वहां पर आपको याद हो तो वो मिसिंग था वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या था? जो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज या वेरी होने की वजह से आया था। तो फिर बात आती है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट था तो उनको बोल दिया कंडक्शन करंट, तो उसको नाम दे दिया कंडक्शन करंट, यानी जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं सेल या बैटरी से जो करंट आ रहा है, जिसको नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, वो आपका क्या था? वो आपका था मेरे भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी या चेंज करने की वजह से आ रहा था। बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई आपको? ठीक है भाई। तो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सर्किट सी इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। अब टोटल करंट में दोनों आते हैं, कौन कौन? द सम ऑफ द कंडक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रेडिंग द क्लोज्ड सर्किट, यानी बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ। वैसे देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था मेरे भाई? एम्पियर सर्किटल लॉ था म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। क्या था? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। लेकिन ये दिक्कत यह थी कि करंट हम सिर्फ कौन सा लेते थे? कन्वेंशनल जो वाला कंडक्शन करंट लेते थे, सॉरी क्या लेते थे? कंडक्शन करंट लेते थे। तो कंडक्शन करंट की जब इन्होंने कहा कि भाई ये कंडक्शन करंट क्या लेना पड़ेगा? टोटल लेना पड़ेगा। टोटल में दोनों आ जाएंगे, एक तो कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, आईसी प्लस आईडी, म्यू नॉट आईसी प्लस आईडी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया था कि भैया डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ई नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट करंट आया ही फ्लक्स के चेंज होने की वजह से है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, यानी ई नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी डिस्प्लेसमेंट करंट की जगह पे प्लेस्ड कर दिया तो फॉर्मूला हमारा बन गया ये वाला। इसी को बोला गया मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। यहां तक बिल्कुल क्लियर है? दिस लॉ इंप्लाइज द फैक्ट दैट not only a conduction current but a displacement current associated with a changing electric field also produce a magnetic field, यानी सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन करंट, क्या नाम है? कंडक्शन, सिर्फ और सिर्फ आपका कंडक्शन करंट ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था जब भी करंट कैरिंग वायर होता था, जब भी किसी वायर से करंट फ्लो करता था तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था, तो वो कंडक्शन करंट था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन करंट की ही वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से भी होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी करने की वजह से या कहो कम या ज्यादा होने की वजह से प्रोड्यूस होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि इक्वल है ई नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। यहां तक बिल्कुल अच्छे से सब कुछ क्लियर है? आई होप आपको मैक्सवेल की जो ये इक्वेशंस हैं 1 2 3 4 ये क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आगे एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी कर लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो स्पेक्ट्रम वर्ड आपने 10th क्लास में पढ़ा था, वहां पे आपने पढ़ा था कि जो लाइट का स्पेक्ट्रम था जिसमें हमने लाइट को कैटेगराइज किया था या कहो लाइट के डिफरेंट 7 कलर्स लिखे थे विविग्यूड,
वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जो विबग्योर फॉर्म हुआ था हमने उसे स्पेक्ट्रम बोला था, उस बैंड को, यानी जिस बैंड पर व्हाइट लाइट के 7 कलर मिले थे उस बैंड को स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट बोला गया था। तो नाम से ही समझ में आ रहा है स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कह लो। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होगा उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी, क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक तो नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, अलग अलग है, जैसे इंफ्रारेड, गामा रेज, एक्स रेज, रेडियो वेव्स और अपन की जो विजुअल लाइट है वो, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेट की कैटेगरी में आती है। तो जब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप किसी बैंड पर रिप्रेजेंट करते हो, एक्सप्रेस करते हो, तो जो बैंड निकल के आता है उसी बैंड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी अगर कोई बात है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है तो माइंड में आ जाएगा इस पर सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलेंगी, उसकी स्टडी हो जाएगी कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां पर है। क्लियर है? तो स्पेक्ट्रम की वही डेफिनेशन है, द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, या तो बेसिस पे लगाओ कि भैया इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा, इसकी कम, इसकी कम, इसकी कम, या वेवलेंथ के बेसिस पे लगाओ कि नहीं भैया वेवलेंथ सबसे कम, फिर वेवलेंथ ज्यादा, फिर वेवलेंथ और ज्यादा, फिर वेवलेंथ और ज्यादा। तो एक ऑर्डर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रैंडम अरेंज कर दो। तो जब ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इन अकॉर्डेंस विद देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, यानी जो ऑर्डर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, या तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग करो या फिर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग करो, इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप हैविंग वाइडली डिफरिंग प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी फिर जो आपको बैंड मिलेगा, जो आपको ग्रुप मिलेगा जिसमें सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसे आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है? आगे, द वेरियस रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डू नॉट हैव शार्पली डिफाइंड बाउंड्रीज एंड दे ओवरलैप। यानी ये समझाना चाह रहे हैं कि जितनी वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे गामा रेज, इंफ्रारेड रेज, ठीक है, और विजिबल लाइट, इन सब की एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं है, भैया इस बाउंड्री पे इंफ्रारेड खत्म हो गई, यहां से यहां तक एक्सरे है, कोई शार्पली बाउंड्री नहीं है, ओवरलैप कर रही है। यानी कि जैसे कि अगर मान लो बताया जाए कि इसकी वेवलेंथ एक्स है, तो ऐसा नहीं है कि एक्स वेवलेंथ अगर बोल दिया तो सिर्फ उसमें एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी, ओवरलैप कर रही है। यानी एक फिक्स बाउंड्री नहीं है कि नहीं भैया इतने से लेके इतने तक इंफ्रारेड मिलेगी, इसके आगे नहीं मिलेगी, आगे पीछे होती रहती है, क्योंकि भाई एनर्जी पे भी तो डिपेंड करेगा। अब किसी वेव की एनर्जी बहुत ज्यादा हो और किसी वेव की एनर्जी कम हो, तो उसके अकॉर्डिंगली वेरी करेगी फ्रीक्वेंसी भी। भाई फ्रीक्वेंसी क्या है, प्रोपेगेशन लाइट का या किसी भी वेव का क्या है, उसके अंदर जो उस पर एनर्जी है। अब किसी पर अगर एनर्जी नहीं होगी तो फिर वो कैसे प्रोपेगेट करेगी, कैसे चल के जाएगी। तो भाई उसकी जो वेवलेंथ है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी, वो किस पर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी पर डिपेंड करेगी। भाई फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी एनर्जी पे डिपेंड करती है, अगर एनर्जी कम है तो फ्रीक्वेंसी फिर कहां से आएगी। तो फिर देखना पड़ेगा कि कितनी एनर्जी है, कितनी फ्रीक्वेंसी बन रही है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, कि भैया ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ इस बाउंड्री में आएगी, ना तो इसके इधर ना इसके इधर। वो डिपेंड करेगा, एनर्जी ज्यादा है थोड़ा सा आगे निकल जाएगी कि भैया चलो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, एनर्जी कम है तो पीछे रह जाएगी। क्लियर है? तो थोड़ा वो भी समझा दिया। द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रफली ऑन हाउ द वेव आर प्रोड्यूस्ड एंड और डिटेक्टेड। यानी जो ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, अभी मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही दिखाने वाला हूं। तो जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखोगे जिसमें कि सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी, उनके अंदर जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वो रफली है। रफली इन द सेंस एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है, वो रफली है जिस तरीके से डिटेक्ट होती है या जिस तरीके से वो सोर्स से निकलती हैं या प्रोड्यूस होती हैं। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके का दिखता है कि भाई ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। देखो सबसे नीचे आता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आपकी जो होती हैं उनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें किस तरीके से ऑर्डर किया गया है इनको, जो ये स्पेक्ट्रम है
जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं आपकी सारी, इसको किस तरीके से ऑर्डर किया गया है? तो आप बोल सकते हो या तो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में किया है, यानी सबसे ऊपर रखी गई है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, यानी गामा रेज सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, एक्स रेज यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, या फिर फ्रीक्वेंसी के टर्म में नहीं बताना तो वेवलेंथ के टर्म में बताओ। और वेवलेंथ के टर्म में कैसे बोलोगे, कैसे ऑर्डर है कि ये वेवलेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखी है। देखो ऊपर से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है बट वेवलेंथ इंक्रीज होगी, वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कंक्लूजन ये निकला कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। जैसे रेडियो वेव, इसकी वेवलेंथ ज्यादा मिलेगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम मिलेगी। और गामा रेज जिसकी वेवलेंथ कम मिलेगी, गामा रेज यानी जिसकी वेवलेंथ कम मिलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो क्लियर है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया। वेवलेंथ के टर्म में बोलना है, वेवलेंथ के टर्म में बोलो कि भैया वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, यानी गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम, उससे ज्यादा वेवलेंथ एक्स रेज की, उससे ज्यादा वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रेज की, उससे ज्यादा वेवलेंथ विजिबल लाइट की, उससे ज्यादा वेवलेंथ माइक्रोवेव की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ या सबसे बड़ी वेवलेंथ रेडियो वेव की। क्लियर है। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव्स की, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड की, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट की, एंड सो ऑन। यहां तक सारी बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। तो आपको समझ आ गया। अब यही बता देता हूं कि आपने जब वो पढ़ा था ना, एलसी सर्किट पढ़ा था, क्या पढ़ा था मेरे भाई, एलसी सर्किट, यानी इंडक्टर और कैपेसिटर वाला। तो वहां आपने पढ़ा था कि इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं, तो क्या होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं तो वहां पे जो चार्ज होता है उसका हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है, और जब भी चार्ज का ऑसिलेशन होता है वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा सर वो कौन सी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता होगा, यहाँ तो बहुत सारी हैं। तो याद रखना वो ज्यादा से ज्यादा रेडियो वेव कुछ हद तक। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। यानी जो ये एलआर सर्किट है, एलसी सर्किट है आपका, जो क्या है एलसी सर्किट, ये आपका लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि आपके टेलीविजन में होती हैं, रेडियो में होती हैं, माइक्रोफोन्स में होती है जिससे हम लोग बात करते हैं। तो एलसी सर्किट इतना कर सकता है। कहो एलसी सर्किट हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स को प्रोड्यूस कर दे तो भैया नहीं कर पाएगा। तो एलसी सर्किट जब बोला था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, या हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट देखा था, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोड्यूस करता है वो कुछ हद तक रेडियो वेव को कर सकता है, बाकी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स को नहीं कर सकता। और जो ये गामा रेज होती है ये तो वैसे ही खतरनाक होती है, क्योंकि गामा रेज की फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा मतलब उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसमें उतनी क्षमता होती है पेनिट्रेट करने की, यानी घुसते हुए चीरते हुए निकल जाना, ऐसे समझ लो, घुसकर चीरते हुए निकल जाना। ये तो मेटल बॉडी तक में से निकल जाती है गामा रेज तो, ठीक है। तो इसमें पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, किसमें, गामा रेज में। पेनिट्रेट तुम रेडियो वेव को करोगे क्या होगा, कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा वरना रिफ्लेक्ट मार देगा, ठीक है। लेकिन गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा जो हम लोगों ने डिस्कस किया। हमारे इस चैनल मास्टर जी फिजिक्स पाठशाला पर अभी तक ऑलरेडी 7 चैप्टर्स हो रखे हैं। ये अपन का 8th चैप्टर था, ठीक है। 8th चैप्टर में मैंने आई थिंक 6-7 टॉपिक्स कराए हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। जितना डिलीटेड पोर्शन है ना 12th क्लास का वो मैं नहीं करा रहा हूँ। तो अगर कोई टॉपिक छूट भी जाए ना धोखे से, जो आपको लगे कि सर ये वाला टॉपिक नहीं डिस्कस हुआ है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दें कि हो सकता है मुझे लग रहा हो कि डिलीटेड पोर्शन है, लेकिन भाई हो सकता है ना माइंड से निकल जाए, तो वो टॉपिक मुझे रिमाइंड जरूर करा दें। वैसे कोशिश पूरी की गई है। आप लोग अगर प्लेलिस्ट में जाके देखोगे अभी तो आपको चैप्टर 1 पूरा मिलेगा जिसमें 20 और 26 वीडियोज हैं, चैप्टर 2 पूरा मिलेगा, और इसी तरीके से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अब तो 1 शॉट वीडियोज भी आने लगी हैं। चैप्टर 1 की 1 शॉट वीडियो ऑलरेडी आ रखी है, 2, 3, 4 की ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर आपके पास आ जाएगी, ठीक है। 1 से 2 महीने के अंदर आपके पास आ जाएगी। तो आपके पास अच्छा खासा कंटेंट है मास्टर जी फिजिक्स पाठशाला चैनल पर। आप जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सीक्वेंस में मिलेगा, भाई ये क्लास 10th की फिजिक्स है, उसके अंदर चैप्टर वाइज, फिर आपको पता चलेगा सर ये क्लास 9th की फिजिक्स है चैप्टर वाइज, फिर आप देखोगे क्लास 12th की फिजिक्स है चैप्टर वाइज। और हाँ एक और चीज बता दूं कि मैंने 12th क्लास की फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं और जो न्यूमेरिकल या फिर कहूँ क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है।
यानी जब आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो वहां लिखा हुआ क्लास 12th फिजिक्स टॉपिक वाइज, यानी वहां सारे टॉपिक्स मिलेंगे, कॉन्सेप्ट मिलेंगे। और एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें लिखा है क्लास 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चन आंसर, यानी उसमें मैं क्वेश्चन आंसर डालूंगा। तो टॉपिक्स और डेरिवेशंस को मैं सेपरेट रख रहा हूं, चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन आंसर्स को सेपरेट रख रहा हूं। तो इस तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।